नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस से हमें स्वागत है। आज 25 जुलाई है और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है ये। आज सुबह सुबह बहुत ही शानदार शुरुआत हुई। ये बहुत पुराने छात्र हैं, कब से जुड़े हुए हैं तो 67th बीपीएससी पीटी से पहले बात हुई थी इनकी, मेरे से जब री एग्ज़ाम हुआ था उससे पहले। और जेपीएससी में इनका झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए चयन हो गया है। कल रात में जेपीएससी का रिज़ल्ट आया है और उसमें इनका चयन हुआ है। 67th का मेंस भी इन्होंने दिया था, उसमें नहीं हुआ। 69th पीटी में तो इनके 91 मार्क्स थे, झारखंड से बिलोंग करते हैं, 91 थे और 91 पॉइंट समथिंग गया था जनरल जो सामान्य वर्ग होता है उसका कट ऑफ, उसमें ये बाहर हो गए थे। लेकिन देखिए रिज़ल्ट है आपके सामने। इसी दिन के लिए तो लोग मेहनत करते हैं, आप भी और मैं भी इसी दिन के लिए मेहनत करता हूँ कि किसी का सिलेक्शन हो और कुछ नहीं, बस एक मैसेज आ जाए कि सिलेक्शन हो गया, उससे आगे कुछ नहीं चाहिए होता है हमें भी। और आपको भी वही चीज़ चाहिए कि किसी पीडीएफ में ऐसे ही नाम लिखा हुआ मिल जाए, जैसे अंकुर जी का नाम है, अंकुर वैसे नाम है, वैसे गैम्बलर लिखते हैं ये टेलीग्राम वगैरह पर। तो झारखंड के गिरिडीह से बिलोंग करते हैं, रांची में रह कर के तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी दिनों का मेहनत है। सबसे बड़ी खासियत क्या है अगर मैं आपको दिखाऊं, हर बच्चे में आप ऑब्जर्व करते हो ना कि इसमें क्या प्लस पॉइंट है, तो वो है इनमें अपना अप्रोच, किसी का सहारा नहीं, कुछ नहीं, अपनी स्ट्रेटजी, अपना तरीका और अपना अप्रोच, ठीक है। खुद में खुद से सुधार करते जाना, ये सबसे बड़ी खासियत मैंने ऑब्जर्व किया है। हर बच्चे में मैं कुछ न कुछ चीज़ें ऑब्जर्व तो करता ही हूँ, जो भी जुड़ते हैं कहीं से भी। तो ये इनका अपना था और इन्हीं की मेहनत का परिणाम है। हम जैसे लोग मेहनत उतना नहीं करते हैं जितना बच्चों का मेहनत होता है, हम बस पीछे से सपोर्ट के रोल में होते हैं और किसी का भी क्रेडिट लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए भाई, इसमें केवल और केवल इन्हीं का है और इन्हीं के मेहनत के कारण से इनको सफलता मिली है। फ़ोन पर भी बात हुई तो ठीक है, इन्होंने बोला है कि अब विश्वास नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं होता है किसी को भी सिलेक्शन हो जाए तो, लेकिन फाइनली सेलेक्टेड हैं। अपने राज्य में सबसे बढ़िया जो सीट होता है वो इनको मिला है, तो बहुत बहुत बधाई। आप भी पढ़िए और निराश मत होइए अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो। एक दो दिन की निराशा होती है, लेकिन अगर आप मेहनत में कंटिन्यू हैं, आप उसमें कोई भी ब्रेक नहीं ले रहे हैं और लगन है और डेली का अपने में सुधार है, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ इसी तरह से आपका भी नाम पीडीएफ में होता है। किसी भी शिक्षक कोचिंग का उतना अहम रोल नहीं होता है आपके सिलेक्शन में जितना आपकी मेहनत का होता है। जिस दिन इसको समझ जाएंगे उस दिन इस कोचिंग और इन सब माया जाल से दूर होकर के सेल्फ स्टडी पर में फोकस करेंगे, ठीक है। तो इनका सिलेक्शन हो गया और कुछ नहीं चाहिए होता है हम जैसे लोगों को। अपना रिजल्ट हम इन बच्चों में ढूंढ रहे होते हैं कि इनका सिलेक्शन हमारा सिलेक्शन होता है। यूट्यूब पर तो हमें यूट्यूबर लोग बोलते हैं, शिक्षक भी मानने से मना कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का हेडलाइन क्या है। तो दो और देश हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, थाईलैंड और कंबोडिया। इसका कारण देखेंगे। कारण एक शिव मंदिर है और शिव मंदिर के आसपास का जो ज़मीन है उसको लेकर के, बॉर्डर के विवाद को लेकर के दोनों देशों में क्लैशेस शुरू हो गए। एयर स्ट्राइक एक दूसरे पर कर रहे हैं और प्लेन मार्क गिरा रहे हैं, लोग भी कई सारे 12 लोग मारे गए हैं। तो दो देशों के बीच में क्लैश शुरू हो गया है। दोनों बुद्धिस्ट कंट्री हैं, बुद्धिज़्म का वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा पालन किया जाता है, लेकिन लड़ किस लिए रहे हैं तो एक हिंदू मंदिर उससे जुड़ा हुआ क्षेत्र, हिंदू मंदिर के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये गलत शब्द होगा। शब्द सही क्या होगा तो किसके लिए लड़ रहे हैं तो बॉर्डर के लिए लड़ रहे हैं, अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं। इस न्यूज़ को ज़रा हम लोग डिटेल में देखेंगे। उसके अलावा रूस के आमूर इलाका है, आमूर फाल्कन, आपने पक्षी का नाम सुना है, वो यहीं से उड़ कर के आती है। तो आमूर का इलाका है, यहाँ पर एक प्लेन क्रैश हो गया, उसमें भी 48 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की संभावना है। तो उतने सारे लोग मरे हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। आमूर को भी देखेंगे आज लोग, कहाँ पर है, किस लोकेशन पर है, कौन सी नदी है, आमूर नदी भी है। उसके अलावा एक और आज का सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होगा वो है 23 सालों के पश्चात भारत सरकार ने सहकारिता नीति को जारी किया है। और लिख के रख लीजिएगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन की गारंटी है, यहाँ से मेंस में तो गारंटी है ही है, पीटी में भी पूछा जा सकता है कि सहकारिता नीति इससे पहले कब जारी किया गया। तो 23 साल पश्चात यानी कि 2002 में जारी किया गया था।
तो उसको भी हम लोग देखेंगे। थाईलैंड कंबोडिया सीमा विवाद हिंदू मंदिर पर केंद्रित, ये देखेंगे ज़रा हम लोग। और दोनों देश बिल्कुल घातक तरीके से लड़ रहे हैं। सबसे पहले इनका बाउंड्री देखिए कि कहाँ कहाँ पर है ये दोनों देश। ये अपने से उत्तर पूर्व में है, दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पूर्व इनको कहा जाता है, दक्षिण पूर्व में है। अगर ये भारत है तो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे ये सारे के सारे देश, ठीक है। ध्यान से देखिए थाईलैंड को किस प्रकार से विस्तृत है, ये नीचे तक आता है, यह नीचे तक आता है। नीचे इस इलाके में एक साम्राज्य था जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, भी उस साम्राज्य के बारे में भी बताऊंगा, उसका मैप भी दिखाऊंगा ताकि ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए, युद्ध का कारण आपको पता हो, हवाई बातें ना करते हो आप। तो ये थाईलैंड है। थाईलैंड की सीमा किस किस से लगती है? म्यांमार से लगती है, लाओस से लगती है, कंबोडिया से लगती है और मलेशिया से इसकी सीमा लगती है। ये ज़रूर याद रखिएगा, इसको ज़रूर ही याद रखिएगा कि थाईलैंड की सीमा किस किस से लगती है। यहाँ पर बैंकॉक है, आपने नाम सुना होगा। ये पट्टाया है, पट्टाया का भी नाम आपने सुना होगा। चियांग माई इसका सबसे उत्तरी प्रमुख शहरों में से एक माना जाता है। ये कंबोडिया है, कंबोडिया है। इसकी राजधानी नोम पेन है, नोम पेन ये इसकी कैपिटल है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ये, इसकी सीमा भी समुद्र से लग रही है, यानी कि दोनों में से कोई भी स्थल रुद्ध नहीं है। स्थल रुद्ध जो देश है ना दक्षिण पूर्व में, वो एक ही है, लाओस है। लाओस जो देश है यह स्थल रुद्ध है। इन दोनों के बीच में क्लैशेस शुरू हो गए हैं। यहीं पर एक छोटा सा शिव मंदिर है और उसके इलाके में बॉर्डर का इलाका, ज़मीन को लेकर के ये दोनों देश लड़ रहे हैं और अब तो एयर स्ट्राइक भी एक दूसरे पर कर रहे हैं। तो इसको भी ज़रा हम लोग देखेंगे। सीमा पर संघर्ष शुरू हो गया जिसमें कई सारे लोग मारे गए और F-16 जैसे हाईटेक प्लेन का उपयोग कर रहे हैं ये दोनों देश लड़ने के लिए। कूटनीतिक तनाव भी उत्पन्न हो गया है। अब जरा हम लोग इसके कारणों को देखेंगे, मंदिरों को देखेंगे। ये सब चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो इसका हो गया कि भाई किस कारण से हो रहा है। यहाँ पर एक मंदिर का नाम है और राजा का नाम है, उस पॉइंट को जरा हम लोग देखेंगे। देखिए क्या है, प्रसाद ता मुएन थोम पर विवाद। ये जगह का नाम है प्रसाद ता मुएन थोम। थाईलैंड ने दावा किया कंबोडिया ने खमेर हिंदू मंदिर प्रसाद ता मुएन थोम के पास सैन्य अड्डे की निगरानी के लिए ड्रोन तैनात किए और वहां पहली गोलीबारी शुरू की। कंबोडिया कह रहा है कि थाईलैंड ने पहली गोलीबारी की, थाईलैंड कह रहा है कंबोडिया ने पहली गोलीबारी की और दोनों में युद्ध शुरू हो गया। कंबोडिया ने कहा कि उनके सैनिक ने थाई सैनिक की अनुचित घुसपैठ के जवाब में आत्मरक्षा में कार्रवाई की। प्रसाद ता मुएन थोम का महत्व क्या है? तो यह मंदिर थाईलैंड के सुरीन प्रांत में कंबोडिया के ओडडोर, देखिए ये नाम है अजीब सा, ओडडार मीनेज प्रांत की सीमा पर स्थित है। अब चूंकि थाई भाषा और कंबोडियन भाषा के ये शब्द हैं इसलिए इस प्रकार के शब्द हैं। कभी ये सारे देश जो है ना ये एक ही साम्राज्य के अंतर्गत आते थे जिसको खमेर कहा जाता है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। यह खमेर पुरातात्विक परिसर है जिसका एक कभी भाग हुआ करता था। जिस तरह से संपूर्ण भारत जो है अफगानिस्तान तक जाएंगे, पाकिस्तान तक जाएंगे तो ये सब के सब मौर्य साम्राज्य के भाग हुआ करते थे। उसी प्रकार से ये सब के सब जो हैं ये कभी खमरेज साम्राज्य के, खमेर साम्राज्य कहा जाता है इसको, इसके भाग हुआ करते थे। राजा जय वर्मा सातम, ये सप्तम है लिखा हुआ, राजा जय वर्मा सप्तम ने इसको बनवाया था जिसमें शिवलिंग और महायान बौद्ध स्थल दोनों शामिल हैं। ये जो स्थल है, ये जो मंदिर परिसर है, इसमें केवल भगवान शिव ही नहीं हैं बल्कि उनके साथ में बुद्धिज्म में महायान से जुड़े हुए मूर्तियां भी वहां पर पाई जाती हैं और यही पूरा मंदिर परिसर जो है विवाद के केंद्र में है जिसको लेकर के दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं। हाल के तनाव के कारण मई में सीमा पर एक सैनिक की मौत के बाद से दोनों देशों में तनाव बढ़ गया था और बयानबाजी चल रही थी और एक छोटा सा चिंगारी लगा और युद्ध छिड़ गया है दोनों देशों के बीच में। सीमा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, एक दूसरे देश में आना जाना बंद कर दिया गया है। प्रसाद प्रिय विहार विवाद, दोनों देश 11वीं सदी के हिंदू मंदिर प्रिय विहार पर भी दावा करते हैं, इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। जो कंबोडिया के प्रिय विहार प्रांत और थाईलैंड के सीसाकेत प्रांत के बीच में स्थित है। 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस क्षेत्र पर कंबोडिया की संप्रभुता को मान्यता दी जिसे 2013 में फिर से पुष्टि की गई थी। इसी को लेकर के विवाद है। अगला देखिए क्या है कि 2013 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने मंदिर के आसपास एक गैर सैन्य क्षेत्र बनाने का आदेश दिया था। नो मिलिट्री जोन इस मंदिर के आसपास बनाने के लिए बोला था जिससे क्या हो, यहाँ पर कन्फ्लिक्ट न हो, लेकिन इसका पालन नहीं हुआ और अंततः अब युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन ये युद्ध ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा क्योंकि दोनों देश
चाहेंगे कि युद्ध ना ही चले तो सही है, और दुनिया के भी अलग अलग देश दबाव तो बना ही रहे हैं कि भाई शांत हो जाओ, इस चीज़ के लिए क्यों लड़ना। राजा जयवर्मा सप्तम 1125 से 1218 ईस्वी तक शासक रहे हैं। खमेर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक रहे हैं ये, जिसमें 12वीं 13वीं शताब्दी में कंबोडिया पर शासन किया था। जरा खमेर साम्राज्य को हम लोग देखेंगे तो खमेर साम्राज्य जो है इस पूरे इलाके में एक समय में फैला हुआ था, इस पूरे इलाके में फैला हुआ था। ये पूरा इलाका जो है नस्लीय रूप से और सांस्कृतिक रूप से एक ही है, लेकिन भाषाओं की विविधता या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण अलग अलग हैं, वरना संस्कृति सबकी मैच करती है। भाषा जरूर थोड़ी सी बहुत अलग है, लेकिन वो भी एक दूसरे से बहुत हिस्सों में मैच करती है। संस्कृति एक ही है इनकी, लेकिन फिर भी सारे अलग अलग देश हैं। ये सारा कभी एक ही हुआ करता था। खमेर साम्राज्य के अंतर्गत ये सारे के सारे इलाके हुआ करते थे। स्थापना और काल: खमेर साम्राज्य 802 से 1431 ईस्वी तक रहा। दक्षिण पूर्व एशिया का एक शक्तिशाली हिंदू बौद्ध साम्राज्य था। हिंदू शासक हुआ करते थे और बौद्धिज्म को भी मानते थे वो, जिसका केंद्र वर्तमान कंबोडिया में। इस साम्राज्य का प्रभाव वर्तमान के कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस और दक्षिण वियतनाम के कुछ हिस्सों तक फैला था। इसकी राजधानी यशोधरपुर अंगकोर थी। अंगकोर का नाम आपने सुना होगा, वहीं पर इसकी राजधानी थी। सांस्कृतिक उपलब्धि: खमेर साम्राज्य अपनी वास्तुकला कला के लिए प्रसिद्ध है। विशेष रूप से अंगकोर वाट 12वीं सदी में सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा निर्मित और बायोन मंदिर जयवर्मन सप्तम के शासनकाल में निर्मित। ये मंदिर हिंदू और बौद्ध धर्म का मिश्रण को दर्शाते हैं, और ये ऐसे साम्राज्य थे जो हिंदुज़म और बुद्धिज़्म दोनों को बराबरी से मानते थे और दोनों को बढ़ावा देने का प्रयास करते थे। राजा जयवर्मा सप्तम साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक था, जिसने 12वीं 13वीं सदी में शासन किया। उन्होंने प्रसाद ता, मुएन थोम, अंगकोर थोम और बायोन जैसे स्मारकों का निर्माण करवाया। साथ ही अस्पताल और धर्मशालाएं भी बनवाई। धर्म: शुरू में साम्राज्य हिंदू धर्म था, विशेष रूप से शिव और विष्णु की पूजा करते थे ये, लेकिन जयवर्मा सप्तम के शासनकाल में महायान बौद्ध धर्म में भी वो परिवर्तित हो गया और उसको भी उसने बढ़ावा दिया। हिंदू और महाबौद्ध तत्वों का समन्वय खमेर वास्तुकला में आपको दिखता है। जिस प्रकार से अगर भारत में आप देखेंगे तो भारत का कौन सा ऐसा शासक है इसने हिंदू और बुद्धिज्म का समन्वित रूप में कलाओं को डेवलप किया, तो कौन है वो? तो वो है पाल शासक। पाल शासक हैं जिन्होंने दोनों धर्मों के अच्छी चीज़ों को अपनाकर बढ़ाने का प्रयास किया था। युद्ध और विजय: तो साम्राज्य ने चंपा, वर्तमान का वियतनाम, अन्य पड़ोसी क्षेत्रों के खिलाफ युद्ध लड़े। जयवर्मन सप्तम ने चंपा पर विजय प्राप्त कर साम्राज्य का विस्तार किया और इसी के द्वारा उसने पूरे इलाके का एकीकरण भी किया था। ये जरूर याद रखिएगा। 1431 में अंगकोर को थाई सेना ने लूट लिया, जिसके पश्चात से राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया और बाद में खमेर साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो खमेर साम्राज्य, राजा का क्या नाम था जिसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था? राजा जयवर्मा सप्तम। और ये कहाँ पर है? तो इनकी सीमा पर स्थित है। ये कंबोडिया से शासन करते थे। खमेर साम्राज्य जो थे ये कंबोडिया से शासन करते थे और ये पूरा ही इलाका उनके साम्राज्य में शामिल था। इसके बारे में मैंने आपको समझाया है, जरूर ही याद रखिएगा इन दोनों देशों के बारे में। इसके भूगोल के बारे में भी ध्यान रखिएगा। इतिहास भी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ से सवाल पूछा जाएगा तो सवाल अब आपका गलत नहीं होगा। देखिए अगला न्यूज़ क्या है। 48 जो हैं उनकी मृत्यु हो गई, 48 लोगों की, नंबर नहीं है, 48 फैमिली हैं जो उजड़ गए होंगे। क्रैश इन रसिया फार ईस्ट: रसिया जो है दुनिया के सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देश है। आधा पृथ्वी घेरा हुआ है इसने। यहाँ पर इसका दुर्घटना हुआ है। मॉस्को यहाँ है, सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ है, व्लादिवोस्तोक यहाँ है। व्लादिवोस्तोक आपने भूगोल में पढ़ा होगा ना कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे, अलग अलग रेलवे, तो कई सारे सड़क और रेलवे मार्ग हैं जो सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से या मॉस्को को व्लादिवोस्तोक या देश के पूर्वी भाग से जोड़ते हैं। तो ये है वो। और सबसे कम डेंसिटी वाले देशों में से एक है रूस, क्योंकि इतना बड़ा देश और इतनी कम आबादी है, बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है। लेकिन ये भी सच है कि रूस का जो सुदूर उत्तर का भाग है ये इंसानी निवास योग्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक ठंड पड़ती है। -40 डिग्री सी तक तापमान जाती है यहाँ पर। फिर भी वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, बहुत सारे लोग रहते हैं। इनके भोजन में कच्चे मांस, याक का खून वगैरह भी शामिल होता है, जो बहुत गर्म माना जाता है और भूगोल के हिसाब से सही चीज़ है उनके खाने के लिए। भूगोल ही आपके खाने को डिसाइड करता है गुरु। स्थान: टिंडा रूस के सुदूर पूर्व फार ईस्ट में क्षेत्र में एक शहर है। जरा पहले इस शहर को ही देख लेते हैं। देखिए ये है रूस, कितना विशाल है ये, कहाँ से कहाँ तक फैला। ये है व्लादिवोस्तोक।
यहाँ पर आपको मॉस्को दिखेगा, यहाँ पर आपको सेंट पीटर्सबर्ग दिख सकता है। तो ये पूरा रूस है। इसी में यहाँ पर आमूर नदी है और चीन के साथ यहाँ पर सीमा भी इसकी मिलती है। आमूर फाल्कन पक्षी का नाम आपने सुना होगा, वो भी यहीं से उड़ करके भारत में और संपूर्ण दुनिया में फैलती है। तो ये आमूर का इलाका है जो रूस का प्राचीन इलाका है और यहाँ पे आमूर नामक नदी भी बहती है जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। और देखिए इसके बारे में, यहीं पर प्लेन क्रैश हो गया है। क्या है ये? तो जो मॉस्को से लगभग में 7000 किलोमीटर पूर्व में है। ज़रा इमेजिन कीजिए, 7000 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, यह आमूर क्षेत्र में स्थित है। हवाई दुर्घटना 24 जुलाई 2025 को एक साइबेरियन आधारित एंगारा एयरलाइंस का विमान जो व्लादिवोस्टोक से टिंडा की ओर जा रहा था, टिंडा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें 48 यात्री, चालक दल के सदस्य, क्रू मेंबर सहित सभी की मृत्यु हो गई है। प्लेन में चढ़ने से तो डर लगने लग गया है। अब तो कोशिश करते हैं कि ट्रेन से ही जाएं जहां जाएं, प्लेन में चढ़ना बस की बात नहीं रही। आमूर रीजन के बारे में ज़रा देखेंगे हम लोग कि आमूर रीजन कहाँ है। और देखिए, ये आमूर रूस के सुदूर पूर्व फार ईस्ट में स्थित एक प्रांत है। यह आमूर नदी और इसके सहायक नदी जैसे जेया और कौन सी नदी है, बुरेया। आपसे पूछा जाएगा आमूर नदी रूस के किस इलाके में है, आमूर नदी दुनिया के किस देश में है, इस प्रकार का सवाल आपसे पूछ सकता है। आमूर नदी रूस और चीन के सीमा पर भी स्थित है। क्षेत्र के दक्षिणी भाग जेया बुरेया मैदान है जो उपजाऊ काली मिट्टी वाला क्षेत्र है, यानी कि प्राथमिक चट्टानें कभी यहाँ पर रही होंगी, प्राथमिक चट्टानें रही होंगी और ज़्यादातर खेती के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर और पूर्वी हिस्से ज़्यादातर जंगलों से आच्छादित हैं। 1689 में ट्रीटी ऑफ नॉर्सिस के तहत रूस ने इस क्षेत्र को चीन को सौंप दिया था, लेकिन 19वीं सदी के बाद रूसी कौशेक ने इसे फिर से अपने नियंत्रण में ले लिया। 1851 के एगुन संधि के बाद से यह रूस का हिस्सा बना और 1932 में खबरवस्क क्षेत्र से अलग होकर आमूर क्षेत्र ये बन गया और आमूर नदी के नाम पर आमूर क्षेत्र इसको कह दिया गया। ये ज़रूर याद रखिएगा। जनसंख्या और संस्कृति, ज़्यादातर रूसी निवासी रहते हैं, रूसी मूल के लोग रहते हैं, जैसे कि मूल निवासी समूह जैसे कि शाखा याकूत और इवेनक भी यहाँ पर रहते हैं। 2021 के जनगणना के अनुसार लगभग में 7.67 लाख इसकी आबादी है, 7.67 लाख इसकी आबादी है। आर्थिक गतिविधियां हैं यहाँ पर कई सारे, सोना कोयला का खनन क्षेत्र भी है, वानिकी है, यांत्रिकी इंजीनियरिंग है, खाद्य प्रसंस्करण का क्षेत्र भी है। ये रूस का तीसरा सबसे बड़ा सोना उत्पादक केंद्र भी यहीं पर स्थित है। आमूर क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन कई सारे मिलते हैं जैसे कि सोना, कोयला, लोहा, तांबा, निकेल, यूरेनियम जैसे चीज़ों के भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेलवे और बाइकाल आमूर मेल लाइन इस क्षेत्र को रूस के अन्य हिस्से और एशिया प्रशांत क्षेत्र से जोड़ते हैं और यहाँ पर हाल ही में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस क्षेत्र को जरूर याद रखिएगा, ये आपके एग्जामिनेशन में आमूर के बारे में पूछा जा सकता है। देखिए, आफ्टर 23 ईयर शाह मिनिस्ट्री ने एक नया कोऑपरेटिव विजन को सेट किया है जिसको कहा जाता है सहकारिता कहा जाता है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ही हैं। 23 वर्षों के पश्चात 2002 में इससे पहले एक सहकारिता को लेकर के पॉलिसी मेकिंग की गई थी। पॉलिसी और एक्ट में अंतर होता है। नीतियाँ और अधिनियम दोनों अलग अलग शब्द होते हैं बंधुओं, याद रखिएगा इसको, अधिनियम और नीतियाँ, ठीक है। एक्ट क्या होता है? तो कानून होते हैं। पॉलिसीज़ क्या होते हैं? तो ये लक्ष्य तय करते हैं कि आने वाले वर्षों में हम क्या क्या अचीव करना चाहते हैं। नीतियाँ उसको कहा जाता है, नीति निर्माण कहा जाता है। आप अगर ऑफिसर बनते हैं, IAS बनते हैं या अलग अलग कोई भी ऑफिसर बनते हैं, तो आप नीति निर्माण में और अधिनियम निर्माण में आपका पार्टिसिपेशन कम होगा, पॉलिसी मेकिंग में आपका ज़्यादा होगा। पॉलिसीज़ एक्ट के अंतर्गत बनाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। अमित शाह के मंत्रालय द्वारा सहकारी दृष्टि का पुनर्निर्धारण 23 साल के पश्चात किया गया है। पहले इस न्यूज़ को समझेंगे, फिर उस सहकारिता नीति से जुड़े हुए 20 पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा, जो 20 को आप रिवाइज कर लीजिएगा। उस पर एक उत्तर लेखन भी कर लीजिएगा। 72 वाले जो सुन रहे हैं, कृपया करके जो नीति में पढ़ा रहा हूँ, इससे आने वाले समय में तो सवाल भी दूंगा, तो आप उसको लिखेंगे भी, खुद से भी कोशिश कीजिए कि हाल ही भारत सरकार ने कौन सी सहकारिता नीति बनाई है उसके बारे में लिखिए। बस हो गया सवाल। अब लिखिए ज़रा इसको कि क्या क्या सहकारी नीति, कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो
तो आपका जो पीटी होगा उसके लिए फैक्ट्स तैयार हो जाएगा और मेंस के लिए फैक्ट्स तैयार हो जाएगा। 71 वाले नहीं, आप केवल पीटी के लिए पढ़िए, अब तो बहुत कम समय है। 24 जुलाई 2025 को पहला सवाल, अमित शाह ने नई राष्ट्रीय सहकारी नीति की घोषणा की जो 23 साल पुरानी नीति, दूसरा सवाल, प्रतिस्थापित करती है। नई नीति का लक्ष्य सहकारी गतिविधि को विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ावा देना, सहकारी आंदोलन का सशक्त करना। क्या होगा लक्ष्य? सहकारिता को और मजबूत करना। ओके, सहकारिता का क्या मतलब होता है? सहकारिता का मतलब क्या होता है? अगर छोटा सा चीज़ आपसे पूछ लिया जाए तो सब एक के लिए और एक सब के लिए, यानी कि किसी एक लक्ष्य के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर के जब आपस में मिलकर के काम करते, उसी को सहकारिता कहा जाता है। बहुत सारे लोगों की जगह पर अलग अलग संस्थाएं भी हो सकती है, सरकार भी एक संस्था के रूप में शामिल हो सकती है। ये सब मिलकर जब काम करते उसको सहकारिता कहा जाता है। यानी कि सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पहलुओं में परिवर्तन के लिए जब बहुत सारे लोग आपस में अपनी स्वेच्छा से, बहुत सारी संस्थाएं आपस में अपनी स्वेच्छा से जुड़ करके काम करती हैं, सरकारें भी इसमें शामिल हो सकती हैं, तो उसको सहकारिता कहा जाता है। इसको जरूर याद रखिएगा। प्रारंभिक कदम क्या है? नई नीति को 6 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंजूरी दी थी। अमित शाह ने सहकारी से नई जान फूंकने के रूप में वर्णित किया था। पिछली नीति 2002 में लागू की गई थी। ये तीसरा सवाल आपका इससे हो गया। पिछले 2 दशक 2002 से 25 में सहकारी क्षेत्र में तकनीकी नीतिगत प्रगति हुई है। इससे 25 हो जाएगा। मंत्रालय का पुनर्गठन सहकार से समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन के रूप में वर्णित किया गया है। सहकारी संस्थाओं को व्यक्तिगत, विभागीय और संस्थागत स्तर पर प्रोत्साहन देना। नई नीति मैं डिटेल में जरा सा समझा देता हूं आपको। स्वतंत्रता के बाद सहकारी क्षेत्र ने एक प्रमुख स्थान के रूप में हमारी मदद की है इकोनॉमी में। जैसे कि अमूल जो दूध है, दुग्ध उत्पादन भारत में इसीलिए बढ़ा क्योंकि सहकारिता को प्रमोट किया गया था। 1970 के दशक में एनडीए सरकार के तहत, 1997 में यूपीए सरकार के तहत संशोधन ने इसको और भी ज़्यादा मजबूत किया है। और अब नई नीति को जरा हम लोग पढ़ेंगे। उद्देश्य क्या है ये मैंने आपको बता दिया है। ऐतिहासिक संदर्भ भी बता दिया है। प्रारूपण प्रक्रिया 40 सदस्यीय समिति जिसकी अध्यक्षता सुशील प्रभु ने 750 सुझावों के साथ 17 बैठक क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की। आरबीआई और नाबार्ड के परामर्श के बाद नीति अंतिम रूप में आई है। सुशील प्रभु समिति जरूर याद रखिएगा। नई जो कोऑपरेटिव पॉलिसी है उसके मेकिंग में इन्होंने सबसे अहम योगदान दिया है। ये समिति थी जिसमें सुशील प्रभु ने अध्यक्षता की है। इसी ने सबको जोड़ करके सभी जगहों से इनपुट लेकर के इस नीति का निर्माण किया है। मुख्य लक्ष्य क्या है? यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। 2034 तक सहकारी क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 3 गुना करना। पहला सवाल, जीडीपी में 3 गुना करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? सहकारिता का योगदान तो 2034 तक रखा गया है। 50 करोड़ लोग सक्रिय सदस्यों को शामिल करना। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये डायरेक्ट सरकारी जगह से उठाया, पीआईबी से उठाया है मैंने। हर गांव में कम से कम एक सहकारी समिति स्थापित करना। सहकारी समितियों की संख्या 30% की वृद्धि करना, ये भी इसका लक्ष्य रखा गया है। केंद्र बिंदु क्या है नीति का? सहकारी नीति का फोकस क्षेत्र देखिए कौन कौन सा है। गांव, कृषि, ग्रामीण महिलाएं, दलित और आदिवासी समुदाय फोकस क्षेत्र के रूप में रखे गए हैं जिनको आपस में जोड़ करके काम करना है सहकारिता में। नए क्षेत्र जैसे पर्यटन, टैक्सी सेवाएं, बीमा, हरित ऊर्जा क्षेत्र जैसे क्षेत्र में सहकारी समितियों का स्थापना की जाएगी। ऐसे क्षेत्र जिनमें अभी तक नहीं की गई है जैसे पर्यटन का क्षेत्र, जैसे टैक्सी का क्षेत्र, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, उसमें भी सहकारिता को प्रमोट किया जाएगा। मॉडल गांव पहल चलाया जाएगा। हर तहसील में 5 मॉडल सहकारी गांव विकसित किए जाएंगे। अगला सवाल कि कितने गांव विकसित किए जाएंगे हर तहसील में सहकारिता के रूप में? 5, 10, 15, 20 ये सवाल पूछा सकता है पीसीएस एग्जाम में। तो 5 गांव विकसित किए जाएंगे करने का लक्ष्य है जिसमें नाबार्ड और व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी को शामिल किया जाएगा। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। युवा और रोजगार, युवाओं के लिए रोजगार का अवसर बढ़ाने, सहकारिता को करियर के रूप में प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा जाएगा कि युवा जो हैं वो करियर के रूप में सहकारिता को अपनाएं और इसको प्रमोट करें, इनमें काम करें। प्रौद्योगिकी की पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी आधारित पारदर्शी प्रबंधन जैसे कि PACS का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। हर 10 साल में कानून में संशोधन भी किया जाएगा।
45 नए PACS की स्थापना लगभग पूरी है। 4108 PACS को PM जन औषधि केंद्र खोलने की मंजूरी दी गई है। 393 PACS ने पेट्रोल डीजल रिटेल आउटलेट के लिए आवेदन किया है। ये ऐसे लोग हैं सहकारिता में भागीदारी करना चाह रहे हैं और उसमें बढ़ भी रहे हैं लोग। हर घर नल से जल PM सूर्य घर योजना में भी PSCS की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा। विश्वविद्यालय और प्रशिक्षण त्रिभुवन सरकारी सहकारी विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है जो प्रशिक्षित मानव संसाधन प्रदान करेगा। तो त्रिभुवन विश्वविद्यालय जो है यह सहकारिता से जुड़ी हुई है, इसकी नींव भी रखी गई है ताकि एक सही ह्यूमन रिसोर्स हमें मिल सके इस क्षेत्र में काम करने वाले। नई पहल जैसे सहकार टैक्सी पहल 2025 के अंत तक शुरू होगी, जिसमें लाभ चालकों तक पहुंचेगा। चालकों तक पहुंच के लिए टैक्सी में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए अब सहकार टैक्सी पहल को शुरू किया गया है। मल्टी स्टेट सहकारी समिति, एक से अधिक राज्यों के लोग भी मिलकर, संस्थाएं मिलकर के भी सहकारी समिति बना सकती हैं। निर्यात संवर्धन, बीज उत्पादन, जैविक उत्पादन के ब्रांडिंग के लिए 3 नई समितियां स्थापित की गई हैं। विकास के 6 स्तंभ बनाए गए हैं। इसमें 6 स्तंभ बनाए गए हैं। नींव मजबूत करना, सजीवता को बढ़ाना, भविष्य के लिए तैयार करना, समावेशिता को बढ़ाना, नए क्षेत्रों में विस्तार करना और युवा पीढ़ी को तैयार करना। ये 6 इस नीति के, इस पॉलिसी के 6 यहाँ पर स्तंभ हैं, पिलर्स हैं। इसको जरूर याद रखिएगा। वर्तमान प्रगति 83 हस्तक्षेप बिंदुओं में से 58 पर काम पूरा हुआ है। 3 पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। वैश्विक पहुंच, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच के लिए भी की जा रही है। पर्यावरणीय स्थिरता, सहकारिता में सहकारिता के सिद्धांत पर जोर दिया जा रहा है। तो अगला है कि महिलाओं, युवाओं, दलितों, आदिवासियों की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाया जाएगा और अगले 25 वर्षों तक सहकारी क्षेत्र को प्रासंगिक बनाने के लिए, आत्मनिर्भर और भविष्य तैयार करने के लिए इस क्षेत्र को प्रमोट करेगी सरकार। तो 20 पॉइंट में नए पॉलिसी के हर चीज़ जो सरकार ने लिख करके दिए हैं PIB में, वो 20 के 20 मैंने आपको समझा दिए हैं। इससे बाहर इसमें सवाल नहीं आएगा। इस सहकारी नीति क्यों बनाया गया, क्या इसकी आवश्यकता है, पहला सवाल ये पूछा जाएगा आपसे। इससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इसमें क्या डिमेरिट है, क्रिटिकली एनालाइज न्यू कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025, इस प्रकार से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो ये सभी परिप्रेक्ष्य से आपको क्या करना चाहिए, लिखने का प्रयास करना चाहिए। लिखेंगे नहीं तो फिर नहीं हो पाता है। केवल PT के लिए पढ़ने से, 72 वालों के लिए कह रहा हूँ जिनका एग्ज़ाम दूर है, तो कृपया करके सही समय से तैयारी शुरू करें। PT का नोटिफिकेशन आता है तब जाके आपके अंदर का भूत जागता है, आप पढ़ के निकाल लेंगे, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट मैंडेटरी इमर्जन ऑफ POP आइडल्स अप टू 6 फीट इन आर्टिफिशियल टैंक्स अक्रॉस महाराष्ट्र। गणेश चतुर्थी आने वाला है, गणेश उत्सव। उससे पहले ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है कि भाई साहब 6 फीट से ज़्यादा की अगर कोई भी मूर्ति होगी जो POP की बनी हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। क्यों प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है मुझे नहीं पता है गुरु, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको कहा जाता है। तो इसका उपयोग करके अगर कोई भी मूर्ति बनती है तो उसको आप अपने आर्टिफिशियल टैंक में 6 फीट तक की मूर्ति को आपको रखना पड़ेगा, उसी में उसका विसर्जन करना पड़ेगा। आप उसको पब्लिक वाटर वाले बॉडीज़ में नहीं डाल सकते, नदी में नहीं डाल सकते, झील में, समुद्र में उसको नहीं डाल सकते। इससे वाटर पॉल्यूशन होता है, मृदा पॉल्यूशन भी होता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, और ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि अब जो मूर्तियां हैं वो केवल मिट्टी की नहीं बनती हैं। हिंदू धर्म में जो प्राचीन प्रणाली है उसमें तो मूर्ति पूजा थी ही नहीं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, झुटपुटिया हिंदू मत बनिए, सही में पढ़िए पहले अपने धर्म को, फिर समझिएगा। वेदों में कहीं पर भी मूर्ति पूजा की बात नहीं की गई है। बाद में अलग अलग संप्रदाय बने। सबसे पहले जो मूर्ति पूजा भारत में शुरू हुई भगवान बुद्ध की शुरू हुई है, बुद्धिज्म में। हिंदुइज्म में हिंदुइज्म मूर्ति पूजा गुप्त काल के पश्चात से शुरू हुई है। उसी के पश्चात आपको मंदिर निर्माण दिखेगा, गुप्त काल में पहली बार मंदिर बनता है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा। तो पहले जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी वो या तो पाषाण की अस्थाई मूर्ति होती थी, पत्थर की, या तो फिर प्योर मिट्टी की बनाई जाती थी और प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता था, प्रकृति से जो हम रंग लेते थे। तो उससे कभी भी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता था वो, क्योंकि विलीन हो जाते थे। तो मिट्टी अगर पानी में आप डाल देंगे तो उससे पानी खराब नहीं होता है।
लेकिन पेंट अगर चला गया, केमिकल चला जाएगा, तो उसमें जो जीव जंतु रहते हैं उनको नुकसान हो जाता है। प्राकृतिक रंग उनको नुकसान नहीं करते थे, लेकिन ये जो आर्टिफिशियल कलर हैं, अब जो पीओपी है ये विशुद्ध केमिकल होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनसे उनको भारी नुकसान होता है। तो ज़रा इसको भी हम लोग देख लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, 24 जुलाई 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र में प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्तियों के 6 फीट तक के अनिवार्य विसर्जन का आदेश दिया है, जो कृत्रिम टैंकों में किया जाना है। गणेश चतुर्थी आने वाला है, तो उससे पहले ही यह आदेश पारित कर दिया गया है। 6 फीट से कम ऊंचाई पीओपी मूर्तियों का विसर्जन कृत्रिम टैंकों में अनिवार्य कर दिया गया है। प्राकृतिक जल लगाए हुए विसर्जन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और यह बिल्कुल सही फैसला है। बड़े मूर्तियों के लिए प्राकृतिक जल निकायों में विसर्जन की अनुमति नहीं है जब तक कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अनुमति न दे। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वो अगर परमिशन नहीं देगा तो आप नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने माना कि पीओपी मूर्तियों के प्राकृतिक जल निकाय विसर्जन पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण से उसने इस पर बैन लगा दिया है। पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसमें जिप्सम कैल्शियम सल्फेट से बना होता है, जिसमें रंग और अन्य रासायनिक पदार्थ मिलते हैं जो पानी में घुल करके वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन का कारण बनते हैं। बिल्कुल सही। इसलिए बहुत अनिवार्य था कि इस प्रकार के फैसले आएँ। विसर्जन के बाद पीओपी मूर्तियों के टुकड़े जल निकाय में जमा हो जाते हैं, जो पानी की गुणवत्ता को खराब करते हैं। इससे मौजूद सल्फेट और भारी धातुएं मछली और जलीय जीवन के लिए हानिकारक हैं। मछलियां इन भारी धातुओं को कंज्यूम करेंगी और उन मछलियों को आप कंज्यूम करेंगे, तो घूम फिर करके आप ही के पेट में, आप ही की मूर्ति में मौजूद हैवी मेटल्स पहुंच जाएंगे। मृदा प्रदूषण, विसर्जित मूर्तियों के अवशेष जमीन से मिलकर मिट्टी की उर्वरता को भी नष्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पीओपी मूर्तियों पर प्रयोग होने वाले सिंथेटिक रंग जैसे लेड और कैडमियम, जो मूर्तियों की सजावट में शीशे का और कैडमियम का उपयोग होता है, पानी और मिट्टी मिलकर जैव संचय का कारण बनते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। ठीक है। जल में पीओपी घुलने से घुलित ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे जल में जो जीव जंतु रह रहे हैं उनके लिए भी मुश्किल उत्पन्न हो जाती है। जो डिजॉल्व ऑक्सीजन जितना ज़्यादा होता है वो पानी उतना ही साफ माना जाता है। लंबे समय का प्रभाव, हर साल होने वाले विसर्जन से जल निकाय में गाद जमा हो जाती है, जो प्राकृतिक शुद्धता को भी नष्ट करती है। इसी को लेकर के ये फैसला आया है, ज़रूर याद रखिएगा। और आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। और इसके पश्चात से ये एमसीक्यू इसमें दिए हुए हैं। एमसीक्यू है सारा, एमसीक्यू है ये 30 एमसीक्यू 25 करीब में इसमें दिए हुए हैं। थैंक यू आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आप भी इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस। इसको आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो आपको मिल जाएगा ये। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।